स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन देख रहे हैं द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, बहुत छोटा सा कंटेंट है और इसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर एक एक्ट बनाया है। इसेंशियल कमोडिटी कौन हो गई? अपना जो भी ये घर में आटा चावल दाल आता है ना, वो होती है इसेंशियल कमोडिटीज़। ब्रेड वगैरह, ब्रेड, आटा, दाल, चावल, चाय पत्ती, पेट्रोल और दवाइयाँ, ये सब होता है इसेंशियल कमोडिटीज़। देखते हैं, इंट्रोडक्शन से बात करते हैं, डेफिनेशन पे जाएंगे, फिर पावर देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, और फिर एक देखेंगे अदर मिसलेनियस प्रोविजन। रीड ओनली वाला ही है, 2-3 टॉपिक ही हैं इसके। देखते हैं। सबसे पहले तो मतलब डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है मेनली, तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। द प्रीएम्बल टू द एक्ट सेज दैट it is an act to provides in the interest of the general public for the control of the publication, supply and distribution of and trade of commerce in certain commodities। कौन सी commodities? अपना यही है सब, दवाइयाँ और जो भी खाने पीने का सामान होता है, घर पे जो भी राशन वगैरह आता है, तेल, आटा, चावल, दाल और सारी चीज़ें, वही सब घर बार की चीज़ होगी। पेट्रोल, कॉटन और क्या बोलते, हर प्रकार के ग्रेन्स और मसाले, ये सब हो गया इसेंशियल कमोडिटीज़। द डोमिनेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज़ टू सिक्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी एट फेयर प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, इसको क्यों लाया गया? ताकि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो ये सारी जनरल चीज़ेज़ में। ठीक है, और एक फेयर प्राइस पे हो, मतलब किसी के व्यक्ति के पास फेयर प्राइस पे ये सामान आए, क्योंकि ये इसेंशियल घर डेली बेसिस पे डेली यूज़ का सामान है, तो इसलिए सही तरीके से सबके पास आए, इक्वल बेसिस पे। The interest of the general public necessarily connotes the interest of the consuming public and not the interest of the dealer। यहाँ पे ये डीलर की बात नहीं कर रहे हैं, जो कंज्यूम करेगा ना ये सारे गुड्स, उनके फेवर में होना चाहिए, उनके लिए ये फेयर प्राइस पे होना चाहिए और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वही बात है, इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही था, छोटा सा ही है। देखते हैं अब डेफिनेशन में क्या बोला हुआ है, इसेंशियल कमोडिटीज़ क्या होती हैं। इसेंशियल कमोडिटी की जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2A में, और एक्ट है अपना 1955 का, तो उसके ही अंदर बताई गई है सेक्शन 2A में। स्टार्ट करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में। देखते हैं, इसेंशियल कमोडिटी मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़। क्या क्या? ड्रग्स, वो वाले ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ठीक है। ड्रग्स, फर्टिलाइजर, वेदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मिक्स्ड। फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स और ऑयल्स। Hemp yarns made wholly from cotton, petroleum and petroleum products, raw jute and jute textile, seeds of food crops and seeds of the fruits and vegetable, seeds of cattle fodders और jute seeds। फिर है 8वां, एनी अदर आर्टिकल विच में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी द इसेंशियल कमोडिटीज़। ठीक है, अब ये एनी अदर आर्टिकल में ये गवर्नमेंट बताएगी, जैसे अभी कोविड का टाइम आया था, तो वहाँ पे इसेंशियल कमोडिटी में उसको अमेंड करके, जो कोविड के टाइम पे फेस मास्क आए थे सब, कि आपको कंपलसरीली लगाने हैं, वो अपना N95 और ये सब नहीं आए थे, तो वो इसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया था, ताकि वो एक रीजनेबल प्राइस पे, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई थी, तो लोग तो बढ़ा सकते हैं उसके रेट, पर वो आपको शायद कुछ तो गवर्नमेंट ने फ्री में भी बांटे, और वो आपको एक अच्छा पैकेट 15, 20, 30, 25, 50 में भी मिल जाता है अच्छे से। ठीक है, और उसमें क्वांटिटी भी अच्छी खासी रहती है। तो वही सब बोला कि इसेंशियल कमोडिटी में आता है डेफिनेशन के। तो सबसे पहले देखो क्या क्या बोला, ड्रग, फर्टिलाइजर, फूड स्टफ, हैंकयान, पेट्रोलियम, रॉ जूट और जूट टेक्सटाइल, सीड्स, जिसमें अपन ने कुछ कुछ सीड्स के बारे में पढ़ा, और ओ में आ गया एनी अदर। ठीक है, DFF HPJSO, DFF HPJSO, DFF HPJSO। ठीक है, ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखो, DFF HPSO। एक रह गया H, जे। हाँ, जे मैंने क्यों बोला, आज को रॉ जूट नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर आप जूट टेक्सटाइल भूल जाओगे। जूट टेक्सटाइल भी आती है इसेंशियल कमोडिटी में। एक बार वापस पढ़ लेते हैं, ड्रग्स, फर्टिलाइजर में इनऑर्गेनिक भी आ गए, ऑर्गेनिक भी आ गए, मिक्स्ड भी आ गए। फिर देखा अपन ने फूड स्टफ इंक्लूडिंग ऑयल सीड्स और ऑयल्स। फिर देखा अपन ने हैंकयान, और वो मेड होली फ्रॉम कॉटन होना चाहिए। ठीक है, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोल वगैरह आ गया। फिर रॉ जूट एंड जूट टेक्सटाइल्स आ गया। फिर सीड्स में अपन ने 3 वेराइटी देखी, सीड्स ऑफ फूड क्रॉप एंड सीड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, सीड ऑफ कैटल फॉडर्स। अभी कैटल फॉडर क्या होता है, गूगल पर सर्च करना। फिर जूट सीड्स, ठीक है, ये सब आ गया उसमें। देखो, रॉ जूट एंड जूट टेक्सटाइल अलग है और जूट सीड्स अलग है, तो वो भी दोनों ही आ गया, तो सिंपल ही है। फिर 8वें में आ गया एनी अदर आर्टिकल विच में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी द एसेंशियल कमोडिटी। सिंपल। अब इसके बाद देखते हैं, एक ना क्वेश्चन है सिंपल, एक लैंडमार्क केस था
उसके बेसिस पे दिया हुआ है वेदर टी इज़ अ फूड स्टफ और नॉट। आप चाय, क्या अब वो सिर्फ देखो पर्सनली आ गया अब तो ये कि चाय कितनी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। अभी चाय पी पी के लोग पढ़ रहे हैं, चाय कॉफ़ी इसी के आधार पर पढ़ा जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट फूड, मतलब एक ऐसा चीज़ नहीं है कि पीनी ही पीनी है, या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि इसेंशियल है, इस ये नहीं पियोगे तो मर जाओगे, तो ऐसा नहीं है ना, इस वजह से इसको इसमें नहीं रखा गया। देखते हैं क्या बोला हुआ है, देखो वेदर टी इज़ फूड स्टफ और नॉट। तो एक लैंडमार्क केस था, एस सैम्यूल एस सैम्यूल एड हार्नेस मलायवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टी इज नॉट फूड स्टफ। ठीक है, इवन इज अ वाइडर सेंस फूड स्टफ विल नॉट इंक्लूड टी और टी ईदर इन द फॉर्म ऑफ द लीव्स और इन द फॉर्म ऑफ बेवरेज डज नॉट गो इन टू द प्रिपरेशन ऑफ फूड प्रॉपर टू मेक इट मोर प्लेटेबल एंड डाइजेस्टेबल। ठीक है, अब ये एक तरीके से फूड के तौर पे तो नहीं ले सकते, या फिर आप प्रिपरेशन में उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो दैट इज़ नॉट फूड स्टफ। टी लीव्स आर नॉट ईटन। टी इज़ अ बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाय stepping tea leaves or buds of the tea plant in the boiled water. Such tea is consumed hot or cold for its flavor। क्या बात है भैया, इतनी डिटेल में बताया है। टी आप कितने भी पीते हो, हॉट भी पी सकते हो, कोल्ड भी पी सकते हो, फॉर इट्स फ्लेवर, taste and its quality as a stimulant. The stimulating effect is caused by the presence of caffeine therein. Tea neither nourishes the body nor sustain nor promotes its growth। ठीक है जी, ना वो कुछ नरिश कर रही है बॉडी को, ना सस्टेन कुछ बढ़ाने में, इम्यूनिटी ग्रोथ करने में तो कुछ कर नहीं रही, या फिर प्रमोट्स इट्स ग्रोथ यानी कि अपने शरीर को कुछ ऐसा तो नहीं कर रही कि भैया इम्यून सिस्टम, हालांकि करता है, काफ़ी लोगों को इम्यूनिटी मिलती है इससे पीने से, लोग चाय के नशे कर रहे हैं, पर यहाँ पे उसको फूड स्टफ में नहीं लिया गया है। ठीक है, आप नॉर्दर्न साइड जाओगे ना तो लोग रात को सोने से पहले चाय पी के सोते हैं, बोलते हैं नींद अच्छी आएगी, और जबकि हम लोग स्टूडेंट्स लोग चाय नींद उड़ाने के लिए पीते हैं या फिर सर दर्द के टाइम पे पीते हैं। खतरनाक है भाई, खतरनाक है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इट डज़ नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इट डज़ नॉट हेल्प फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, नॉर डज इट एनेबल एनाबॉलिज्म। ठीक है, ना उसमें कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है, ना क्या बोलते हैं कुछ शरीर के एंजाइम्स को कुछ एनाबॉलिज्म, बल्कि उससे तो मेटाबॉलिज्म हो जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, एनाबॉलिज्म और एनाजाइम्स को कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा, हेल्प नहीं दे रहा, ना न्यूट्रिशन वैल्यू है। और फिर बाकी डिटेल ही बताई हुई है, देखो टी और इट्स बेवरेज डज नॉट गो इनटू द प्रिपरेशन ऑफ एनी फूड स्टफ। इट इन कॉमन पैरेलेंस एनीवन हु हैज़ टेकन टी वुड नॉट से दैट ही हैज़ टेकन और ईटन फूड। ठीक है, चाय पीने के बाद तो ये नहीं बोलोगे कि भैया मेरा पेट भर गया। हालांकि आपको अगर एक केस बताऊं तो सिंधियों में, मैं सिंधी हूँ, एक मतलब हम लोगों में क्या चाय कोकी खाई जाती है, तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ यही होता है, चाय कोकी, मतलब पॉपुलर है। ठीक है, चाय कोकी, चाय होती है कोकी होती है। ठीक है, तो चाय कोकी होती है, और क्या बोलते हैं फूड के तौर पे उसको खाया जाता है। मतलब आप ना चाय तो भैया चलती ही रहती है, आप अगर ये मार्केट साइड भी जाते हो, टेक्सटाइल मार्केट सूरत में, तो लोग हर घंटे कप चाय पी रहे हैं। वो हालांकि छोटे छोटे से होते हैं, पर ठीक है, दिन की वो देखी जाए ना तो लगभग लगभग 10-12 कप हो जाते हैं चाय के, छोटे छोटे से। ठीक है, तो खाई जाती है, पर ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने नहीं बोला है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपना अपना प्रेफरेंस है। ठीक है जी, अपन कुछ बोलेंगे नहीं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा फॉर इसेंशियल कमोडिटीज़। सेक्शन 3 इसकी बात कर रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस प्रोवाइडिंग फॉर रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एंड ट्रेड एंड कॉमर्स देयरइन when it is necessary or expedient for maintaining or increasing supplies of any essential commodity। ठीक है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये प्रॉपरली सप्लाई हो, डिस्ट्रीब्यूट हो सारा इसेंशियल कमोडिटीज़ और जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स है, when it is necessary or expedient or for maintaining or increasing supply of an essential commodity, for securing the equitable distribution and availability of essential commodity at fair price, for securing an essential commodity for the defense of India or the efficient conduct of military operations। ठीक है, अब भैया डिफेंस ऑफ मिलिट्री के लिए, डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए, और जो भी मिलिट्री आर्मी फोर्स वगैरह रहते हैं ना, उनके लिए ये सब फर्स्टली यूज़ किया जाता है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहेगी ना तो मार्केट से हटा के सबसे पहले वहाँ तक पहुँचाएगी, क्योंकि भैया अगर वही नहीं है, वही उनके पास भी प्रॉपर खाना नहीं है, तो वो लोग हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम ही नहीं बचेंगे। हालांकि गवर्नमेंट दोनों का ध्यान रखती है,
ये बेसिकली ये बोल रहे हैं कि बाहर जाने से पहले यहाँ जाए, ठीक है? एक्सपोर्ट भी नहीं करना है आपने उसका, आपको सबसे पहले अपने देश को देखना है और उसमें भी सबसे पहले मिलिट्री और आर्म फोर्सेस को देखना है और उसके बाद फिर जनरल पब्लिक में जाएगा और ज़ाहिर सी बात है और इसके लिए कोई डिसएग्री करेगा भी नहीं, ठीक है? और इसी के साथ अपना मोस्टली तो चैप्टर खत्म हो गया है। एक सिर्फ छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, अदर मिसलेनियस प्रोविजंस। तो देखते हैं इसमें भी क्या बोला हुआ है और अपन ने 15 मिनट में टॉपिक क्लियर कर लिया। द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एक दो थोड़े बहुत मस्ती मजाक करी अपन ने और एक ये गवर्नमेंट की पावर्स देखी। अब देखते हैं अदर मिसलेनियस प्रोविजंस क्या बोलते हैं, ठीक है? द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 envisaged two independent proceedings against a person charged with contravention of the provision of the act. Under the act, the controller can confiscate the seized commodity, ठीक है? आप जो seized commodity रहेगी उसको confiscate यानी कि जब्त कर सकते हो, seize करके destroy कर सकते हो, confiscate यानी कि destroy कर सकते हो उस commodity को कि नहीं करना अब तूने इसका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन। कन्फिस्केशन कई बार आप देखते होगे, सुनते होगे कि लिकर की बोतलें गवर्नमेंट ने वो कर दी, तोड़ दी। रास्तों पे आपको कई बार दिखा होगा, मतलब वीडियोस वगैरह में देखा होगा, और जो कहीं किसी ने फेस किया हो तो एक बार बताना, ठीक है? अच्छी बात है भाई, करना चाहिए, नहीं है अपने लिए वो चीज़। कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल, ठीक है, वो भी अब अपनी अपनी चॉइस है। जब अपन चाय के ऊपर लड़ रहे थे, वो लोग उसके ऊपर लड़ेंगे, ठीक है? कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इज अ शार्प वेपन विच द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर टू द एक्ट। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर ऑफ द कॉन्फिस्केशन में अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील लेके जा सकते हैं। द एक्ट डिक्लेयर्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा अगर आपने सीपीसी के तहत कुछ भी लोचा किया होगा तो। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? इज वन वेयर अंडर द सीपीसी और एनी अदर लॉ इन फोर्स अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट, ठीक है? कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको पता ही होगा, जनरली दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं कि पुलिस आपको ना विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट करके लेके जा सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल पे आपको अरेस्ट वारंट चाहिए पुलिस को, उसके बाद ही वो लोग अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर होती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में नॉन कॉग्निजेबल फॉर्म भर के वो होता है, मतलब वो अलग तरीके से होता है। और यहाँ पे अपना जो ये रहते हैं ना कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, वो बहुत सीरियस नेचर के रहते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े से कम सीरियस नेचर के रहते हैं। सीरियस नेचर में आप मतलब आप बहुत एग्जाम्पल ले सकते हो भारी रेप का, ठीक है? कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है रेप। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ द पर्सन कॉन्ट्रावेनिंग एनी ऑर्डर इन इज अ कंपनी, ठीक है? अब ये कंपनी वाला आंसर तो इन जनरली है कि अगर जो भी व्यक्ति इंचार्ज रहेगा या फिर कंपनी खुद भी होगी, अगर गिल्टी है या कुछ उसने गलती करी है, कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो फिर वो भी रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी और डीम टू बी गिल्टी रहेगी। और कोई भी पर्सन इंचार्ज है और ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी नॉलेज में ही वो चीज़ नहीं थी, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, अगर उसको पता ही नहीं था कि ये होने वाला है और उसने सारी वो रखे थे, क्या बोलते हैं, ड्यू केयर्स उसने फॉलो करी थी फॉर द प्रिकॉशंस, और क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रावेन ना हो, उसने पूरी कोशिश करी थी कि कॉन्ट्रावेन ना हो किसी भी एक्ट में, पर फिर भी हो गया, तो फिर उसको थोड़ा सा लायबल नहीं माना जाएगा और दूसरी चीज़ें देखी जाएंगी। और अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर, कोई भी केएमपी, सेक्रेटरी या कोई भी व्यक्ति, एम्प्लॉय, कोई भी ऑफिशियल हो सकता है, उनके गलती की वजह से, नेग्लेक्शन की वजह से कोई भी नुकसान होता है कंपनी की तरफ से, तो फिर वो लोगों को भी डीम्ड टू बी गिल्टी माना जाएगा और उनको भी पनिश किया जाएगा अंडर दी एक्ट, ठीक है? तो बेसिक यही मतलब है। बाकी अपन ने अच्छे से सारा कुछ देख लिया और इसी के साथ अपना यहाँ पे ये वाला एक्ट भी समाप्त होता है, ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।